गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट की सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा का हमने इससे पहले वर्णन किया था, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया था। आज हम सामाजिक प्रतिमान का वर्गीकरण के बारे में वर्णन करेंगे। सामाजिक किन किन आधारों पर सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें पहला है औपचारिकता के आधार पर, दूसरा है सकारात्मकता के आधार पर, तीसरा है लिखित आधार पर, चौथा है सामुदायिक आधार पर और लास्ट है संगठनात्मक आधार पर। अर्थात इन विभिन्न आधारों पर सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें यदि हम औपचारिकता के आधार पर सामाजिक प्रतिमानों का वर्णन करते हैं तो ये दो प्रकार का से कर सकते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक आधार पर। दूसरा है सकारात्मक आधार पर, जिसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों, यदि हम ऐसे प्रतिमान जिसको हम सकारात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, किसी के हित के लिए करते हैं, किसी की भलाई के लिए करते हैं, किसी के समाज में एकता को संगठित करने के लिए करते हैं, तो ये सकारात्मक प्रतिमान माने जाते हैं। यदि हम इन्हीं प्रतिमानों को किसी चोरी के लिए, किसी उदंडता के लिए, किसी समाजों प्रतिमानों का नियमों का उल्लंघन करने के लिए यदि हम इन प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं तो ये नकारात्मक प्रतिमान कहलाते हैं। तीसरा है लिखित और अलिखित आधार पर। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक प्रतिमान अलिखित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये समाज द्वारा प्राप्त, समाज द्वारा स्वीकृत वो मान्यताएं हैं जिनको केवल विश्वास के आधार पर हस्तांतरित किया जाता है। और यदि हम लिखित आधार पर इसका वर्णन करते हैं तो ये कोई ऐसे लिखित कानून नहीं है, जिस तरह से हमारा संविधान लिखित है, ऐसे कोई कानून नहीं है जो कि हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध हों, बल्कि ये केवल हम केवल विश्वास के आधार पर ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिकता के आधार पर। यदि हम सामुदायिकता के आधार पर इसका वर्णन करते हैं तो ये सामुदायिक और संघात्मक दोनों होते हैं। सामुदायिक का मतलब है जब किसी समूह में इसका प्रयोग किया जाता है सामूहिक रूप से, और ऐसे समूह में जहाँ पे हम की भावना होती है। यदि हम ऐसे समाज में ऐसे समूहों में इनका प्रयोग कर लेते हैं तो ये सामुदायिक प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संघात्मक आधार, क्योंकि नियम हमेशा संघ, समुदाय, समूह इत्यादि में पाए जाते हैं। संघात्मक आधार पर, क्योंकि कोई भी संघ बिना नियमों के, बिना प्रतिमानों के, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो गैर सामाजिक हो, कोई भी संघ बिना नियमों के, बिना आदर्शों के नहीं चलता है। इसलिए संघात्मक आधार पर हम जहाँ पे लोक रीतियों का, जनरीतियों का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा समाज अधिक विकसित एवं अधिक उसका प्रगतिशील हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक प्रतिमानों का जो प्रयोग है वो हमेशा संघात्मक एवं सामुदायिक आधार पर ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संगठनात्मक आधार पर। संगठनात्मक आधार पर यदि हम किसी संगठन होता है जब किसी एक उद्देश्य को लेकर लोगों का समूह एकत्रित होता है, उसको संगठनात्मक आधार कहा जाता है, जिसके उद्देश्य एक से हों। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जब उन प्रतिमानों का, जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है, उन प्रतिमानों का पालन करके, उनका अनुसरण करके अपने लक्ष्यों के, उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, तब वो संगठनात्मक आधार कहलाते हैं। नेक्स्ट है असंगठनात्मक, बिना संगठन के, जहाँ पे कोई संगठन नहीं है लेकिन हम फिर भी अपने, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन उद्देश्यों का, उन आवश्यकताओं का अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक प्रतिमानों के यदि हम प्रकारों का वर्णन करते हैं तो सामाजिक प्रतिमान अनेकों प्रकार के हैं, जिसमें पहला है जनरीतियाँ या लोकरीतियाँ, दूसरा है प्रथाएं, तीसरा लोकाचार या रूढ़ियाँ, परंपरा, नैतिकता एवं धर्म, कानून, संस्थाएं, शिष्टाचार, फैशन, धुन एटसेट्रा। इस प्रकार से सामाजिक प्रतिमान अनेक निम्नलिखित प्रकारों के हैं। यदि हम जनरीतियों का वर्णन करते हैं तो सर्वप्रथम जनरीतियों का समनर नामक समाजशास्त्री ने एक किताब लिखी थी, फोक वेज यानी लोक रीतियाँ।
1904 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, क्योंकि वो एक अच्छे समाजशास्त्री थे। उन्होंने फोक वेज में लिखा है कि जनरीतियों को सामाजिक संबंधों का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रीतियां भी जीने के ढंग हैं, और जहाँ पे हमारे पास सामाजिक संबंध नहीं होते हैं वहाँ पे हम किसी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जनरीतियाँ एक ऐसी व्यवस्था है, एक जीने का ऐसा ढंग है जो समाज को एक दूसरे के साथ समाज में एकता बनाए रखने में सहयोगी सिद्ध होता है, और उन संबंधों के आधार पर हम इनकी व्यवस्थाओं को बनाते हैं। इसी तरह से ब्रेस्टेड नामक समाजशास्त्री का कहना है कि कोई भी समाज कोई भी हो, आदि हो, आधुनिक हो, प्राचीन हो, कृषक हो, कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, इसके बिना नहीं रह सकता। यानी लोक रीतियाँ किसी भी प्रकार के समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वो उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। इट्स नोन एज द बैकबोन ऑफ द एनी सिस्टम। इसलिए इसके बिना, क्योंकि यह सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है और कोई भी इसके बिना अपना अस्तित्व नहीं बना सकता है, इसलिए जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त वे स्वीकृतियाँ या व्यवहार करने के तरीके हैं जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। ये मैकाइवर एवं पेज का कहना है। इसी तरह से र्यूटर एवं हार्ट ने भी इसी संदर्भ में कहा है कि जनरीतियाँ केवल कार्य करने की वे आदतें हैं। क्या हैं? काम करने की आदतें हैं। रीतियाँ, क्योंकि हम जानते हैं रीतियाँ अपने आप में कार्य प्रणालियाँ हैं और रीतियाँ अपने आप में जीने का एक ढंग है। जनरीतियाँ केवल कार्य करने की वे आदतें हैं जो समूह के सदस्यों में सामान्य होती हैं। यानी जो व्यक्ति किसी निश्चित समूह का, किसी निश्चित संगठन का, किसी निश्चित संघ का, किसी निश्चित समाज का सदस्य होता है, वो हमेशा उसमें वो सभी आदतें विद्यमान होती हैं जो कि जिनको आज हम जनरीतियों के नाम से जानते हैं। इस संदर्भ में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जनरीतियाँ सामाजिक प्रतिमानों का एक प्रकार है। क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फोक वेज जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि रीतियाँ या नियम हमेशा व्यक्ति को व्यवहारशील बनाती हैं और हमेशा व्यक्ति का पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, इसलिए ये व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। अर्थात ये जो व्यवहार नियंत्रित रहते हैं तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन माने जाते हैं। इसको अनौपचारिक साधन मानते हैं, और जो अपरिवर्तनशील तो नहीं बल्कि धीमी गति से परिवर्तित होने। हमारी फोक वेज, हमारी रीतियाँ ऐसा नहीं है कि कम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, चाहे कितनी ही दूसरी संस्कृतियाँ आए, चाहे कितना ही हमारा देश आधुनिक हो जाए, लेकिन जो फोक वेज हैं वो कभी मरते नहीं हैं। वो हमेशा समाज को जीवित रखते हैं, समाज को एक सही मार्ग का दर्शन कराते हैं और समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ इन फोक वेज के द्वारा, इन जनरीतियों के द्वारा, इन लोक रीतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधित रखते हैं। इसलिए इनको सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी माना जाता है। इसी संदर्भ में यदि हम जनरीतियों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो जनरीतियाँ मानव की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के साधन को भी माना जाता है, क्योंकि जनरीतियों के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है, वह दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ता है और अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता है। इसलिए इसको समाज के लिए अपरिहार्य भी कहा गया है। बहुत अपरिहार्य में जिसके बिना व्यक्ति या समाज जीवित ना रह सके, सुरक्षित ना रह सके, इसलिए इसको अपरिहार्यता का नाम दिया है। दूसरा है समाज द्वारा स्वीकृत कार्य प्रणालियाँ हैं। रीतियाँ क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत
वो कार्य प्रणालियाँ हैं, कार्य को पूर्ण करने की वे पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की, अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्णता करता है। अचेतन अवस्था में प्रयुक्त की जाने वाली नियमावली, अचेतन अवस्था में, क्योंकि हम जानते हैं इसका कोई लिखित रूप नहीं है, बल्कि इसको व्यक्ति समाज में, परिवार में, मित्रों में, अपने संगठन में रहकर स्वतः ही सीखने का प्रयास करता है। इसलिए इसको अचेतन, इसकी कोई निश्चित क्लास कक्षा नहीं लगती है, कोई निश्चित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, बल्कि व्यक्ति समूह में रहकर, व्यक्ति समाज में रहकर, व्यक्ति संगठन संघों में सामुदायिक रूप से रहकर इसको सीखता है और सीखने का प्रयास करता है। और समाज में कोई भी लोक रीतियाँ उस समाज की पहचान होती हैं। नेक्स्ट है मानव की उत्पत्ति एवं विकास का साधन। क्यों कहा गया है, क्यों इसकी विशेषता है कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास का प्रमुख साधन माना गया है। इसको प्रमुख साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें समाज में मानव दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब समाज का निर्माण होता है तो वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, जो अपने आप में अमूर्त होते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी उनका अनुसरण करता है और अनुसरण करके उसको अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है और उसको हस्तांतरित करता है। इसलिए इसको उत्पत्ति एवं विकास का, मानव की उत्पत्ति एवं विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। नेक्स्ट है अनौपचारिकता या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और अचेतन के रूप में। अप्रत्यक्ष और अचेतन अवस्था में दिखता नहीं है क्योंकि इसका समाज संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्तियों से समाज बनता है और दो या अधिक जो समाज बनता है वो समाज सामाजिक संबंधों से बना है। और संबंध मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि संबंध हमेशा अमूर्त होते हैं क्योंकि उनका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष और अचेतन अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें इनका वर्णन अप्रत्यक्ष और अचेतना के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है स्थायी प्रकृति। जनरीतियाँ हमेशा स्थायी रहती हैं, ये परिवर्तित नहीं होती हैं। इन जनरीतियों से जैसे राजस्थान की घूमर जो डांस है वो राजस्थान का फोक वे है, फोक डांस है, या यहाँ के जो गाने हैं, शादी विवाह के जो गाने हैं वो यहाँ की पहचान है। हम जहाँ भी जाते हैं यदि हम उनके गानों को और उनके रहन सहन को और उनके खान पान के ढंग को देख लेते हैं तो हम उनके ये बता सकते हैं कि यह किस संस्कृति से संबंधित है। और इसलिए हमेशा कहा गया, और वो संस्कृति उन प्रतिमानों के द्वारा बनी होती है जो कि अपने आप में उस स्थान विशेष की विशेषता का वर्णन करती है। इसलिए प्रकृति को, इसकी सामाजिक प्रतिमान की प्रकृति को की प्रमुख विशेषता है कि ये स्थायी होती है। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके साथ और नेक्स्ट भी हैं अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी। अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी या अधिसामाजिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि समाज के ऊपर अधिवैयक्तिक मीन्स इंडिविजुअल, व्यक्ति के ऊपर भी और व्यक्ति हैं और समाज के ऊपर भी कई समाजों से मिलकर एक बड़ा समाज या लघु और बृहद परंपराएं, जिस तरह से हम वर्णन करते हैं कि लघु परंपराओं से बृहद परंपराएं बनती है और बृहद परंपराओं से फिर आधुनिक समाज बनता है। इस तरह से यहाँ पे ये वर्णन किया गया कि अधिवैयक्तिकता और अधिसामाजिकता इसका विशेष वर्णन करती है। सार्वभौमिकता, कोई भी समाज, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो राजस्थान में हो, हर एक स्थान के अपने निश्चित प्रतिमान होते हैं, जीने के ढंग होते हैं और इन प्रतिमानों को वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का बाशिंदा इसको फॉलो करता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी क्षेत्र
बिना सामाजिक प्रतिमानों के, बिना नियमों के, बिना मापदंडों के अधिक विकसित नहीं हो सकता है। यदि आप मापदंडों की पालना, यदि हम मानदंडों की पालना नहीं करते हैं, यदि आप फोक वेज का अनुसरण, लोक रीतियों का अनुसरण नहीं करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपका समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है और आपकी संस्कृति भी धीरे धीरे इसी के साथ खत्म होने की कगार पर चली जाती है। अलिखित अतः कानून, हमारी जो लोक रीतियाँ हैं वो लिखित हैं, कानून की तरह नहीं है, कानून की तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग जो करते हैं हम केवल विश्वास के आधार पर और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम अपने बुजुर्गों से स्वतः सीखते हैं उस हस्तांतरण के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंतः संख्या के विद्यमान, इसकी जो संख्या है वो एक नहीं है। ये नहीं कि राजस्थान की संस्कृति पूरे भारतवर्ष में अप्लाई हो रही है, राजस्थान की लोक रीतियाँ पूरे भारत में, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र विशेष में जिस तरह से हमारी भाषा, हमारी बोली हर 10 किलोमीटर के बाद बदलती है, उसी तरह से हमारे फोक वेज भी, हमारी लोक रीतियाँ, हमारी जनरीतियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए ये असंख्य है, इनको हम अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन कर नहीं बता सकते हैं, असंख्य, अनगिनत है। इसके साथ ही यदि हम इसके साथ ही यदि हम जनरीतियों के महत्व का वर्णन करते हैं तो जनरीतियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अभी कहा था कि ये मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है, ये मनुष्य के अंग का निर्माण करती हैं, इसलिए इसका महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है इसका सामाजिक संबंधों का आधार, यानी जनरीतियाँ आप जानते हैं कि सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होती हैं। और दूसरा है जीवन प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके जीने के ढंग, इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। और वो जीने के ढंग जो कि वो अपने लक्ष्यों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करता है, उसका वर्णन किया जाता है। व्यवहार बन जाना, अब जो प्रतिमान, जो लोक रीतियाँ हम अपने डेली प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वो हमारी आदतें, हमारे व्यवहार बन जाती हैं, उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। मानव जीवन की मेरुदंड है, ये भी कहा गया है कि सामाजिक प्रतिमान एक मेरुदंड की तरह कार्य करती है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती हैं, और क्योंकि इसके बिना किसी भी समाज का विकास एवं उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इसको मेरुदंड कहा गया है। जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में बछड़े को कृषि का मेरुदंड कहा जाता था, उसी तरह से हमारा मानव समाज भी बिना प्रतिमानों के विकसित नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी मेरुदंड का प्रयोग संज्ञा दी गई है। समाज को व्यवस्थित एवं संगठित बनाए रखना, जनरीतियाँ हमेशा समाज को जोड़े रखती हैं, समाज को संगठित रखती हैं, समाज को व्यवस्थित रखती हैं। यदि हमारे पास जनरीतियाँ मीन्स वो नियम, वो जीने की वो ढंग नहीं होंगे तो हम अपने समाज को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं, और यदि समाज हमारा व्यवस्थित नहीं होगा तो हम विकसित भी नहीं हो सकते हैं और लक्ष्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकती है। समाज में समरूपता लाने में सहयोगी होती है हमारी जनरीतियाँ, समाज को एक रूपता लाने में, समाज को एक जैसा बना, जहाँ की जैसी रीतियाँ होती हैं उन रीतियों को वहाँ के लोग, वहाँ का समाज उसको फॉलो करता है और सब में समरूपता बनी रहती है। वो किसी भी कार्य के लिए उन रीतियों का प्रयोग करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण जब किसी चीज़ का होता है उसकी महत्वता उतनी ही ज़्यादा होती है, उसमें अनुभव भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, उसके द्वारा लोगों ने प्राप्त किए उद्देश्य भी उतने ही बढ़िया से होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग बार बार किया जाता है। आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप जानते हैं कि जनरीतियों को व्यक्ति अपने आवश्यकता और उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि रीतियाँ या मापदंड या जीने के वो ढंग हैं जिनको व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। व्यवहार, प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना, व्यवहार, प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं। हम सब चीज़ों में, व्यवहार में कोई प्रतिक्रियाएं किसी की आ रही है उनमें, यदि कोई कंपटीशन में, उनमें सबको व्यवस्थित रखने में सहायक होती हैं हमारी जनरीतियाँ। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का साधन मानी जाती हैं हमारी जनरीतियाँ। क्या मानी जाती है?
ये हमारे समाज को नियंत्रित, क्योंकि समाज को पथ प्रदर्शक का काम करती हैं और समाज को उसके विकास की ओर अग्रसर करने का एक नियमावली बनी हुई है कि हमें ये काम करना है और इस तरीके से करना है, क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है। हम उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते को हम, जैसे कोई कच्चा रास्ता है उसमें थोड़ा बहुत ईंट पत्थर लगा के उसको पक्का कर सकते हैं, लेकिन रास्ता वही रहेगा। तो ये फोक वेज भी उसी तरह के रास्ते हैं जिनको हम केवल पालन करके, अनुसरण करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उसका वर्णन किया जाता है। आदर्शों एवं आदतों की हस्तांतरण करने के, ये हमेशा किसका हस्तांतरण करते हैं? उन आदर्शों का, उन नियमों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अर्थात संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जनरीतियाँ हमारे सामाजिक विकास के लिए, हमारे सामाजिक नियंत्रण के लिए, सामाजिक निर्देशन के लिए, सामाजिक संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका पालन समाज में रहकर व्यक्ति अपने लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा करता है। थैंक यू।